हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कराने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं वो लिस्ट का सीरीज़ लाने वाला था, लेकिन कुछ मेडिकल इशू की वजह से मैं उसको नहीं प्रोवाइड करा पाया। तो मैं कोशिश करूंगा एक दो वीडियो में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएँ। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट को। जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर में या फिर MCQ टाइप में, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ से डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब किस डेट को कौन सी घटना घटित हुई थी। चूँकि फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें बहुत सारे स्टेजेस घटित हुए थे, तो हर एक स्टेज किस दिन घटित हुई थी उसके बारे में प्रश्न पूछता है। किस ईयर में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो इसका जो टाइम है वो आपको याद रखना है। तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वें का निरंकुश व्यवहार एवं विलासितापूर्ण जीवन फ्रांस की राज्य क्रांति का एक कारण था। अब इसमें आपको याद कर रखना है कि लुई 16वें का जो पीरियड है 1774 से 1793 ईस्वी तक, ये पूछ सकता है। तो 1774 से 1793 ईस्वी तक का जो काल है वो लुई 16वें का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां ही था। ठीक है। लुई 16वें की रानी मैरी आंतवानेत की राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि लुई 16वां विलासितापूर्ण जीवन के लिए बर्बाद था, उसी तरह उसकी जो बीवी थी आंतवानेत, वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसकी बहुत अधिक थी, राजनीतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। एक तरह से लुई 16वां उसके हाथ का कठपुतली था। ठीक है। तो उसका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा था वो भी एक कारण बना फ्रांस की क्रांति का। हालांकि इसमें मैं पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा फ्रांस की क्रांति। अगर आप कहेंगे तो मैं फ्रांस की क्रांति के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो एवं दिदरो आदि दार्शनिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि मॉन्टेस्क्यू थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1689, और मृत्यु कब हुई थी, 1758। तो इतना अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम एक नज़र इनको देख लीजिए कि मॉन्टेस्क्यू का जो जन्म हुआ था वो 1689 से 1758 ईस्वी तक, मतलब फ्रांस की क्रांति के समय बात करें तो ये नहीं थे मॉन्टेस्क्यू, लेकिन इनके विचार थे। वाल्टेयर की अगर हम बात करें तो 1694 से 1778, ये भी क्या थे, 1789 सॉरी 89 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, और ये भी 1778 तक ही थे वाल्टेयर भी, यानी कि वाल्टेयर भी फ्रांस की क्रांति में नहीं थे। 1712 से 1778 ये जो रूसो हैं ये भी फ्रांस की क्रांति में नहीं थे। दीदरो जो हैं वो भी फ्रांस की क्रांति में नहीं थे। यानी कि ये चारों लोग फ्रांस की क्रांति के जस्ट पहले के दार्शनिक हैं। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इनका डेट क्या है, सॉरी उनका ईयर क्या है, बर्थ का ईयर क्या है, तो आप बर्थ का ईयर आप देख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का 1689, वाल्टेयर का 1694, और रूसो का 1712 और दिदरो का 1713। ठीक है। रूसो और दिदरो एक टाइम पीरियड के हैं एक तरह से, और ये जो मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर हैं वो 4-5 साल के आसपास के हैं। ठीक है। अगला जो है वो है 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेजेस दिए गए हैं ये सारे हैं, ये 5 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ। स्टेट्स जनरल 3 प्रकार की थी। ठीक है। 17 जून 1789 ईस्वी को तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। 17 जून 1789 ईस्वी को। अब 17 जून 1789 ईस्वी डेट आपको याद रखना है। तृतीय वर्ग कौन था, जो किसान वर्ग, जो मजदूर वर्ग, और जो नॉर्मल जो वर्ग था, सामान्य वर्ग जो था वो तृतीय वर्ग में आता था। तो उसने क्या किया, अपने आप को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसकी मांगे जो है वो जो अन्य 2 वर्ग थे उनके द्वारा माना नहीं जा रहा था। तो 17 जून 1789 ईस्वी को जो है इसने राष्ट्रीय सभा खुद को घोषित कर दिया। 3 दिन बाद 20 जून 1789 ईस्वी को क्या होता है, टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है, तो तृतीय स्टेट्स के जो लोग हैं, तृतीय वर्ग के जो लोग हैं, उनके द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। उसके बाद 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन होता है। बास्तिल का पतन क्या था, हालांकि इतनी मिन्नतों के बाद भी
टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई, खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया तृतीय वर्ग के द्वारा। लेकिन फिर भी जो अन्य 2 वर्गें थीं वो इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो धीरे धीरे देखते देखते सिचुएशन बदला और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन होता है। बास्तिल क्या था? एक किला था, ठीक है। इस पर लोगों ने धावा बोल दिया और यहाँ पर जो भी कैदी वगैरह थे इनको छुड़ा रख दिया, जिससे कि उसी दिन हम फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं 14 जुलाई को। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसी दिन को फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर ये पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो 14 जुलाई, अगर डेट भी पूछे तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ठीक है। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। तो जो अन्य 2 वर्ग थे उसमें सामंत और पादरी वर्ग जो थे उनके जो विशेषाधिकार थे वो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को समाप्त कर दिए गए। अब आपको याद कैसे रखना है, सारी घटनाएं, पांचों घटनाएं 1789 ईस्वी में ही हुई हैं, 1789 में ही हुई हैं। बस आपको डेट थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है। 5 मई को 5 मई को क्या हुआ था? स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अधिवेशन बुलाया गया 5 मई को। मई से घटना स्टार्ट हो रही है, अगस्त तक खत्म, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का पूरा खेल है, ठीक। 5 मई को स्टेट जनरल का अधिवेशन होता है। 17 जून को क्या होता है? खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित की जाती है, किसके द्वारा? तृतीय वर्ग के द्वारा। 20 जून को क्या होता है? टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। 14 जुलाई को क्या होता है? बास्तिल का पतन होता है। और 4 अगस्त को जो है वो सामंतों का विशेषाधिकार समाप्त किया जाता है। अब आगे जो है वो है राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा। इसके बाद भी जब क्रांति हो गई 1789 ईस्वी की, 1789 का जब क्रांति हो गया, उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा जो है वो कार्यकाल उसका 1 अक्टूबर 1791 से शुरू होता है और 20 सितंबर 1792 तक चलता है, जिसको विधानसभा भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा है या विधानसभा जिसको कहते हैं, उसका कार्यकाल क्या था? तो उसका कार्यकाल 1791 से लेके 1792 तक, यानी कि 1 वर्ष ही रहा था। डेट याद रखना है, 1 अक्टूबर से लेके 20 सितंबर तक, ठीक है, मतलब 1 साल मान के चलिए। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सम्मेलन। 3 आपको चीज़ें याद रखनी है, एक राष्ट्रीय व्यवस्थापिका, राष्ट्रीय सम्मेलन, और उसके बाद एक आएगा आपका जो डायरेक्टरी का काल है वो, ठीक। तो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा का कार्यकाल 1791 से 1792 तक रहा है, 1 अक्टूबर से 20 सितंबर तक। राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कार्यकाल है वो 21 सितंबर से 26 अक्टूबर तक रहा, 1792 से 1795 तक, यानी कि 3 साल जो है वो राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यकाल रहा, ठीक है, 3 साल। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका 1 साल, राष्ट्रीय सम्मेलन 3 साल। लुई सलामी को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटीन क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फांसी देने का एक तरह से कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसी से फांसी दी जाती थी। लुई सलामी को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, दंड देने का एक वो होता है। कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1793 ईस्वी को रानी अंतवानेत को देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दिया गया। अब हालांकि जो रानी अंतवानेत थी, लुई सोलहवें की पत्नी, वो खुद राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी अधिक थी, तो वो जो है उनको देशद्रोह के अपराध में जो है, जब लुई सोलहवें को फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद 21 जनवरी के बाद 16 अक्टूबर उसी साल जो है 1793 ईस्वी में ही अंतवानेत को देश विद्रोह के रूप में अपराध दंड दे दिया गया, मृत्यु दंड के रूप में, ठीक। 27 अक्टूबर 1795 से लेके 19 नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा है। तो डायरेक्टरी का शासन 4 साल रहा, यानी कि 1 साल, 3 साल और 4 साल। 1, 3, 4 आप याद रखिए। कौन कौन सा? 1 साल कौन रहा? राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा। 2 साल कौन रहा? 3 साल कौन रहा? राष्ट्रीय सम्मेलन रहा। और जो 4 साल रहा वो रहा डायरेक्टरी का शासन, ठीक। डेट आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं अगर आपको याद हो जाए तो। 10 नवंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलटकर फ्रांस में कॉन्सुलेट शासन की स्थापना की। अब इसके बाद जो चैप्टर है नेपोलियन बोनापार्ट, उसने क्या किया? 10 नवंबर 1799 ईस्वी को अपना जो डायरेक्टरी शासन था उसको ख़त्म कर दिया और खुद का वहाँ पे शासन स्थापित किया, जिसको कॉन्सुलेट शासन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप वन लाइनर के रूप में एक तरह से मैंने आपको समरी बता दिया फ्रांस की क्रांति का। अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम क्वेश्चन भी। हालांकि इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अगर आप फ्रांस की क्रांति और अच्छे से अगर आप समझे हुए हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं फ्रांस की क्रांति, और आपको डेट याद करना पड़ेगा क्योंकि डेट से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था?
तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था। ताइथ कर क्या था? ताइथ जो कर था वो एक प्रकार का धार्मिक रिलीजियस टैक्स था, ठीक है। ताइथ क्या था? एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था। गावेल, गावेल था, क्या था गावेल? गावेल एक प्रकार का नमक कर था, सॉल्ट टैक्स था। गावेल क्या था? नमक कर, ठीक। लुई 16वें ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया? तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, लेकिन बारो द ब्रेतोल को जो है वो वित्त मंत्री घोषित किया था। कौन? लुई 16वें ने, ठीक है। हालांकि वो इतना मतलब नहीं रखता था राजसत्ता में लुई 16वां, केवल वो विलासितापूर्ण जीवन जीता था। उसकी पत्नी सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन लुई 16वां जो था उसने अपने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वित्त मंत्री के रूप में बारो द ब्रेतोल को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिक का योगदान था? तो मैंने अभी आपको बताया मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो, इन तीनों लोगों का योगदान है। एक और थे कौन? माल्टेयर, ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक इकरारनामा। सामाजिक इकरारनामा जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, किसकी रचना है ये? तो सामाजिक जो इकरारनामा है वो रूसो के द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। रूसो के द्वारा सामाजिक इकरारनामा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 ईस्वी में किस दिन ली गई थी? देखिए डेट भी मैंने आपसे बताया ना कि डेट पूछा जाता है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 ईस्वी में ली गई थी। कब ली गई थी? 20 जून को ली गई थी। 20 जून के पहले 17 जून को क्या होता है? तो 17 जून को मैंने अभी आपको बताया तृतीय वर्ग ने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बास्तील का पतन 1789 ईस्वी में किस दिन हुआ था? तो बास्तील का जो पतन है 1789 ईस्वी में किस दिन हुआ था? 14 जुलाई को। इसीलिए 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। उसी दिन फ्रांस की क्रांति के रूप में जाना जाता है उस दिन को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को किसे फांसी पर चढ़ाया गया? तो फांसी पर मतलब यहाँ पे गिलोटीन है, ठीक है। गिलोटीन आपके पेपर में आ सकता है। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को जो लुई 16वां था उसको जो है फांसी पर चढ़ाया गया। देशद्रोह के अपराध में 16 अक्टूबर 1793 ईस्वी को किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो इसकी जो पत्नी मैरी अंतवानेट थी उसको दिया गया था। गिलोटीन क्या था? देखिए यहाँ पे प्रश्न आ भी गया, गिलोटीन क्या था? तो गिलोटीन एक प्रकार का जो फांसी देने का यंत्र था, ठीक है। फांसी देने का यंत्र था, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। लेखन कला का जादूगर किसे कहा जाता है? तो लेखन कला का जादूगर वाल्टेयर को कहा जाता है। वाल्टेयर को लेखन कला का जादूगर कहा जाता है। क्रांतिकारियों का मसीहा किसे कहा गया है? तो रूसो को। हालांकि जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने कहा था यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती, और फ्रांस की क्रांति न होती तो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं होता। तो जो रूसो था वो क्रांतिकारियों का एक प्रकार का मसीहा था। मैं ही राज्य हूँ एवं खुद कानून हूँ, यह कौन कहता है? ये लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ओके। मैं ही राज्य हूँ एवं खुद का कानून हूँ, ये लुई 14वां कहता है, ठीक। अब इतने तो हो गए आपके फ्रांस की क्रांति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, और वन लाइनर में जो क्वेश्चंस थे वो। यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रांस की क्रांति से अगर बन रहे हैं, फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चंस, तो यहीं से बनेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अब देख लेते हैं हल्का सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन का जो जन्म था, जन्म पूछ सकता है कहाँ हुआ था, डेट मुश्किल है पूछना, लेकिन फिर भी डेट भी आप याद रखिए 1769 ईस्वी में, 1769 में जो है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप पर हुआ था। ये द्वीप आपसे पूछता है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्सिका द्वीप पर हुआ था। कार्सिका द्वीप पर 15 अगस्त, जब अपने यहाँ 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन उसका जन्म हुआ था। इसलिए क्रांतिकारी, जैसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, उसके अंदर अगर क्रांतिकारियों का खून था तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कार्सिका द्वीप पर उसका जन्म हुआ। नेपोलियन ने कहा था, काम के अतिरिक्त मेरा कोई साथी नहीं होता है। चूँकि नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मैंने नेपोलियन पे पूरा उसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उस पर पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। 1793 ईस्वी में नेपोलियन जैकोबिन दल का सदस्य बना। 1793 में नेपोलियन क्या बनता है? जैकोबिन दल का सदस्य बनता है। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने जनरल बुरहानेस की विधवा जोसेफिन, ये नाम आप याद रखेंगे, जोसेफिन से वो शादी करता है। और ये जो जोसेफिन है वो इससे 6 वर्ष आयु में बड़ी रहती है, ठीक है। आयु में 6 वर्ष बड़ी, ऊपर से विधवा, ठीक है। जनरल बुरहानेस की विधवा थी ये। तो 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया? शादी किया। फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे इसको मौका मिला आगे बढ़ने का, ठीक है।
कहा जाता है कि जो योग्य व्यक्ति रहते हैं उनके लिए आपदा ही अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि जो आपदा है वही उनके लिए अवसर बन जाता है। ठीक है, तो नेपोलियन जो था उसी में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन ने कहा था मुझे शक्ति से प्रेम है, उसी प्रकार जैसे एक संगीतकार अपने वायलिन से करता है। तो ये इसका स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा है कि मुझे शक्ति से प्रेम है और उसी प्रकार जैसे एक संगीतकार अपने वायलिन से करता है। ठीक, नेपोलियन ने जब अपना सत्ता स्थापित कर लिया तो वो अक्सर कहता था कि प्रत्येक प्रकार की समता का सिद्धांत असंभव है। समता का मतलब अगर हम हर एक चीज़ में सबको समान कर दें, इकोनॉमिकली कर दें, पॉलिटिकली कर दें, सोशली कर दें, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो नेपोलियन का कहना था कि सबको हम समान नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो अपना दबदबा कब बनाएगा, जब वो दूसरों से ऊंचा दिखेगा। तो इसीलिए वो कहता था कि नेपोलियन का कहना है कि प्रत्येक प्रकार की समता का सिद्धांत असंभव है। स्टेटमेंट्स के रूप में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन ने कहा था कि मैं ऐसे षड्यंत्रकारियों से नहीं डरता जो 9 बजे सोकर उठें और साफ कमीज पहने। मतलब जो नौकरी करने वाले वहाँ के लोग थे, अगर षड्यंत्र कर भी रहे हैं तो मैं उनसे नहीं डरता, वो ये कहना चाह रहा था। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है। डेट आपको याद रखना है, जो ईयर है वो आपको याद रखना है 1804। 1804 में जो है नेपोलियन सम्राट बनता है। नेपोलियन ने रूस के साथ 8 जुलाई 1807 को तिलसिट की संधि की। ये पूछ सकता है तिलसिट की संधि किनके बीच हुई थी, तो नेपोलियन और रशिया के बीच। ठीक है, नेपोलियन और रशिया के बीच जो है वो तिलसिट की संधि हुई थी। और ये जो तिलसिट की संधि है वो कब हुई थी, तो 8 जुलाई 1807 ईस्वी को ये संधि हुई थी। इसी तरह 1807 ईस्वी में नेपोलियन ऐसा विश्वविधाता था जिसकी पूरी यूरोप में तूती बोलती थी। मतलब 1807 ईस्वी तक जब उसने रूस से संधि कर ली, यानी कि रूस एक तरह से रूस को हरा दिया, तो रूस मजबूर हो गया संधि करने पे। उस समय वो सबसे पीक पर था यूरोप में उसका नाम था एकदम पूरा 1907 ईस्वी में। ठीक है, होता क्या है, इंग्लैंड को परास्त करने के लिए, हालांकि यूरोप में केवल एक ही ऐसी कंट्री थी जो इसकी बातें को नज़रअंदाज करता था, मानता ही नहीं था। कौन था वो? इंग्लैंड था। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे भारत में भी फ्रेंच इंग्लैंड वॉर हुआ है, 7 ईयर वॉर जो चल रहा था वहाँ पे, वो यहाँ पर भी भारत में भी देखने को मिलता है 18वीं सेंचुरी में। तो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच जो है अक्सर जो है युद्ध होते रहते थे। क्योंकि फ्रेंच में जो नेपोलियन था वो इंग्लैंड को अपनी अधीन करना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड आप जानते हैं औपनिवेशिक उसने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था उपनिवेश बनाना, तो इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहता था और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता था। लेकिन इंग्लैंड को परास्त करने के लिए जो नेपोलियन था उसने व्यापारिक नाकेबंदी की। यही व्यवस्था उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था कहलाती है। जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, नेपोलियन का जो महाद्वीपीय व्यवस्था है वो इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया था। और चूँकि हालांकि मैंने इस पर एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो इंग्लैंड था उसको परास्त करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, ये व्यापारिक नाकेबंदी की घोषणा जारी की थी। ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण 1812 से 14 के बीच नेपोलियन का राजनीतिक एवं राज्य का ढांचा बालू की दीवार की तरह बिखर गया। अब हालांकि अगर इंग्लैंड से, चूँकि इंग्लैंड बहुत सारे देशों का माल अपना सप्लाई करता था, अब जब सारी माल सप्लाई बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो देश हैं यूरोप में जो भी कंट्रीज़ हैं वो डिमांड तो करेंगे ही, सामानों की उनकी आपूर्ति तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो नेपोलियन था उसने इसकी व्यवस्था की ही नहीं थी कि अगर हम इंग्लैंड से सामान नहीं ले रहे हैं तो कहाँ से लेंगे। तो इसकी वजह से धीरे धीरे 1812 से 14 ईस्वी के बीच नेपोलियन का जो राजनीतिक था या फिर राज्य का जो ढांचा था वो बालू की दीवार की तरह ढह गया, यानी कि नष्ट हो गया। 1915 में ही वाटरलू के मैदान में एक युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन हारने के बाद उसको जो है कहाँ भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद नेपोलियन ने वहाँ पे एक बात कहा था कि वाटरलू के मैदान में मुझे मर जाना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब मनुष्य अपनी मृत्यु की सबसे अधिक कामना करता है तब वह उसे नहीं मिलती है। क्योंकि ये क्रांति वीर की तरह जिया था। ठीक है, क्रांति वीर की तरह जिया था, इसलिए उसे युद्ध में मर जाना पसंद था किसी का गुलाम बन के रहने में। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा ने यदि नेपोलियन को सत्ता दिलाई, हालांकि सामान्य नॉर्मल परिवार से आता था, लेकिन फिर भी देखते ही देखते पूरे यूरोप का एक तरह से कंट्रोल इसके हाथ में आ गया था इंग्लैंड को छोड़ के। तो महत्वाकांक्षा ने ही नेपोलियन को सत्ता दिलाई थी, लेकिन उसकी जो अति महत्वाकांक्षा थी कि केवल एक कंट्री जो इंग्लैंड है हमारे अधीन नहीं है,
उसको भी हमको अपने अधीन करना है। ये जो उसकी अति महत्वाकांक्षा थी उसी की वजह से इसका पतन हो गया, ठीक है। इसीलिए इतिहासकार थॉमसन ने लिखा है कि जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया उन्हीं तत्वों ने उसका पतन किया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये जो कथन है कि जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया उन्हीं तत्वों ने उसका पतन भी किया, किसने कहा है? तो राइट आंसर आपका थॉमसन हो जाएगा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था संबंधित है, तो महाद्वीपीय व्यवस्था मैंने आपको बताया इंग्लैंड के लिए चलाया गया था, नेपोलियन ने चलाया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलेज के जो मूर्ख लड़के हैं निर्धनता के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं परंतु उनके पास धन के अतिरिक्त मेरे से अधिक कुछ भी नहीं है। ये कथन किसका है? नेपोलियन का ही है। नेपोलियन जब पढ़ने जाता था तो उसके दोस्त उससे ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते थे, ठीक है। जोसेफिन कौन थी? तो जोसेफिन मैंने आपको बताया विधवा थी, ठीक है, जिसकी शादी जो है वो नेपोलियन से हुई थी, यानी कि नेपोलियन की पत्नी कह सकते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नाशपाती पक गई है और मैं इसे तोड़ सकता हूँ, अर्थात मेरी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। ये किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जब वो डायरेक्टरी के शासन में खुद सम्मिलित हो गया तो देखते ही वो जो जनता था उसका नायक बन गया। नायक बनने के कुछ समय बाद तक भी वो रुका रहा क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अगर मैं कंट्रोल अपने हाथों में लेता हूँ फ्रांस का तो लोगों को ये चीज़ जो है खटक सकती है, डायरेक्टरी मुझे दबा सकती है। इसीलिए उसने अभी इंतज़ार किया और जब उसे लगा कि हाँ अब सही समय आ गया है तो उसने क्या किया? डायरेक्टरी को ही ख़त्म कर दिया। हालांकि वो रहा डायरेक्टरी लेकिन वो खुद उसका प्रथम सदस्य बन गया, ठीक है, काउंसिल का प्रथम काउंसिल का सदस्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरी सैकड़ों विजय यात्राएं नहीं बल्कि मेरी विधि संहिता मतलब जो उसके द्वारा कानून बनाए गए थे ही मुझे दीर्घकाल तक अमरता प्रदान करेंगी। ये किसका कथन है? तो नेपोलियन का। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन जो था वो घनिष्ठ मित्र था। किसका घनिष्ठ मित्र था? तो मैटरनिख, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। आप देखेंगे मैटरनिख, बिस्मार्क और ये जो गैरीबाल्डी हैं ये लोग कब आते हैं? 1850 से लेके 80 के बीच आते हैं। आप देखेंगे इटली का एकीकरण हो रहा है, ठीक है, उसमें ये सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। इटली का जब एकीकरण होगा तो मैटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का वो था, राजा था, फिर बिस्मार्क वहाँ पे इटली का एकीकरण करने में इनकी मुख्य भूमिका थी, गैरीबाल्डी भी वहाँ पे थे। तो ये लोग नेपोलियन के समय नहीं है तो इनकी घनिष्ठ मित्र कैसे हो सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन कोई मित्र बनाता ही नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। कमजोरी कह सकते हैं, वीकनेस कह सकते हैं उसकी, क्योंकि उसके बाद कोई संभालने वाला बचा नहीं था। नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 को तिलसिट की संधि किसके साथ की थी? तो 8 जुलाई 1807 में रूस के साथ उसकी संधि हुई थी। किस सन में नेपोलियन अपनी सर्वोच्चता के चरम शिखर पर था? तो 1807 ईस्वी में जो है 1807 में अपनी जो सर्वोच्चता है वो उसके चरम शिखर पर था, ठीक है। मुझे राजमुकुट ज़मीन पर पड़ा मिला और मैंने तलवार की नोक पर उसे उठा लिया। हालांकि ये सही बात है क्योंकि फ्रांस में कोई भी अस्थायी शासक नहीं था। 1899 में जब नेपोलियन था अपना वर्चस्व बढ़ाने की होड़ में लगा तो उस समय फ्रांस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था या फिर ऐसी संस्था नहीं थी जो ये सारी चीज़ें फ्रांस को संभाल सकें। तो इसीलिए इसने बोला है कि मुझे राजमुकुट जो है वो ज़मीन पर पड़ा मिला लेकिन मैंने तलवार की नोक पर उसे उठा लिया। तो ये किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इतने जो प्रश्न हैं वो आपके नेपोलियन बोनापार्ट के जो चैप्टर है उससे इम्पोर्टेंट थे। हालांकि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं लेकिन मैंने इन दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें कराने का प्रयास किया है। आप इसको देख लेंगे तो इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने इंग्लैंड की क्रांति भी आपको बता ही दिया है, इंग्लैंड की क्रांति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आप उसको देख लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में देखते हैं तो आपको एक और वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।